हमारे साथ हमारे दो सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अमित हमारे साथ हाथरस से और अजीत हमारे साथ लखनऊ से है। जल्दी से रुख पहले अमित का कर लेते हैं। अमित, कोई अपडेट अगर ताजा हो तो जल्दी से पहुंचाइए हम तक। और इसी के साथ साथ सवाल ये कि आखिरकार ये महिला कितने दिन तक वहां रुकी थी, क्योंकि कह रही है वो कि मैं 2 दिन रुकी, लेकिन जो जांच से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 6 दिन वो रही थी वहां पर। बिल्कुल, जिस तरह से इस पूरे मामले में लगातार जो पीड़ित परिवार है वो अपना बयान बदलता रहा है, ठीक वैसे ही इस मामले में भी आया। जो रहस्यमयी महिला के बारे में जब अब हम पूछ रहे हैं पीड़ित परिवार से, तो इस मामले में भी वो लगातार अपने बयान बदल रहे हैं। जिस तरीके से हमने बीते कल बात किया था, तो उसके बीते कल उन्होंने कहा था कि उनकी एक दूर की रिश्तेदार है, लेकिन आज जब हमने बात किया तो वो भड़क गए हैं और वो फिलहाल इस पूरे मामले पर चुप्पी साध लिए, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो अपडेट यहाँ से ये है कि जो अभी पीड़िता के भाई से हमारी बातचीत हुई है, पीड़िता का भाई का ये कहना है कि पहले प्रशासन ने उन्हें कहा था कि वो दोपहर में उन्हें यहाँ से वो लखनऊ के लिए ले जाएंगे, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल सुनवाई होनी है। लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया, तो लिहाजा पीड़ित का जो भाई है उसने खुद बातचीत की, प्रशासन के लोगों को फोन किया, तो उसको ये जानकारी दी गई है कि जब निकाला जाएगा, जब ले जाया जाएगा, कड़ी सुरक्षा में ले जाया जाएगा और उसको जानकारी दे दी जाएगी पहले ही फोन करके। लेकिन फिलहाल जो है पीड़ित परिवार का साफ साफ ये कहना है कि वो रात में वो ट्रैवल नहीं करेंगे और सुबह किस तरीके से वो ट्रैवल करेंगे, क्योंकि लखनऊ की दूरी यहाँ से 350 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी बताई जा रही है और उन्हें उल्टियां भी आती है, तो सुबह उन्हें दिक्कत हो सकती है, तो शायद समय पर ना पहुंच पाए। इसलिए पीड़ित परिवार चाहता है कि वो आज ही जाए, लेकिन फिलहाल अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई पहुंचा नहीं है, तो इसलिए फिलहाल पीड़ित परिवार। ठीक है, अजीत का रुख कर लेते हो। अजीत, ये जो महिला है, देखिए एक तरफ तो परिवार के लोग आज ही संभावना दिख रही है कि वो लखनऊ जाएंगे, क्योंकि कल सुनवाई होनी है इस पूरे मामले में, उस पर अपडेट दे रहे थे अमित। वहीं अजीत, एक बड़ा सवाल इस महिला को लेकर यह भी खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इसने कहा मैंने चेक से परिवार की मदद की, जिसका जिक्र परिवार के लोगों ने नहीं किया। देखिए, बिल्कुल उसने ये बात कही कि हमने अपने 1 महीने का वेतन, सैलरी का चेक उनको दे दिया, लेकिन परिवार की तरफ से इस बात का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन अगर आप चूंकि डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं मेडिकल कॉलेज की, तो उनकी सैलरी भी लंबी चौड़ी होगी, तो आपने क्यों दे दिया, इसके पीछे की वजह क्या? और परिवार ने अभी तक स्वीकार नहीं किया कि उन्होंने ऐसी कोई मदद की है, बल्कि ये बात शुरू में परिवार ने कहा था कि वो दूर की रिश्तेदार है। लेकिन अब महिला के सामने आने के बाद कई सारे जो सच है वो सामने आ गए, लेकिन अभी पीड़ित परिवार कुछ खुलकर बोल नहीं रहा। हालांकि जो डॉक्टर बंसल, उनकी तरफ से जरूर सफाई देने की कोशिश की गई, लेकिन जिस तरह 2014 और 15 में वो 8 महीने बगैर बताए अनाधिकृत रूप से चिकित्सालय से गायब रही और अब फिर एक बार बगैर बताए अनुशासनहीनता करके गायब है। अब कई सारे सवाल खड़े होते हैं। ठीक है अजीत, मैं रोक रही हूँ आपको, मैं आपको रोक रही हूँ। हाथरस कांड में पीड़ित के भाई से बात की हमारे सहयोगी अमित ने, जरा जल्दी से सुन लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त पीड़ित का भाई मौजूद है, हम इनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए, कल आप लोगों की इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में पेशी है, कौन कौन आपके परिवार के सदस्य यहाँ से जा रहे हैं, कौन कौन से पुलिस के अधिकारी आपके साथ जाएंगे? देखिए, हमारे साथ तो हम लोग पाँच जने जाएंगे, मेरे मम्मी और पापा और हम दोनों भाई और मेरी पत्नी जाएंगी। और धैर्य का सवाल है, अधिकारी बताओ पता नहीं कौन कौन जगह, ये हमें इतना पता नहीं है। और उन्होंने बोला कि हम लोग आपकी सुरक्षा से लेके पूरे वहाँ तक और वापस अपने सुरक्षित यहाँ पे छोड़ेंगे, आपके रहने खाने की व्यवस्था भी हम लोग वहाँ पे करेंगे। मतलब आज ही रहे हैं आप लोग, रात को रुकेंगे लखनऊ में ही आप लोग? कल वहाँ पर हमारा जो भी पेश होना है हमारा। तो अब इस पूरे मामले में सीबीआई जांच का नोटिफिकेशन आ गया है, कल या परसों तक सीबीआई की टीम जो है वो भी आपके गांव पहुंच जाएगी। तो उम्मीद क्या है? एसआईटी की जांच तो चली रही है, 16 तारीख को उनको जो है वो लगातार चल रही है, उनको वो भी अपनी रिपोर्ट दे देंगे अगले कुछ दिनों में। लेकिन जब सीबीआई की इंक्वायरी भी शुरू हो जाएगी, तो क्या उम्मीद है आप लोगों को? देखिए, एसआईटी अपना काम कर रही है, सीबीआई करेगी, वो भी अपना काम करेगी। हमें तो बस न्याय चाहिए और कुछ नहीं। इस पर जब जांच पूरी तरह से हो और बेटी को न्याय चाहिए, बहन को न्याय चाहिए, सभी की बहन है, तो इसे न्याय मिलना चाहिए बस। एक आरोप लग रहा है आप लोग के परिवार पे कि 16 तारीख से 22 तारीख तक एसआईटी के हवाले से लग रहा है कि एक महिला जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली थी, वो पहुंची है और वो आप लोगों को साथ थी, वो आप लोगों को भड़का रही थी, तभी आप लोग लगातार 16, 19, 21। जी नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये झूठ बोला गया है और ऐसा कुछ नहीं है। अमित, देखिए आपने ही बात की और उन्होंने फिलहाल भाभी, जो नकली भाभी, उनके मामले में कोई बात नहीं की। लेकिन एक सवाल ये भी, क्योंकि जो महिला सामने आई है, जो जबलपुर की है, जो संदिग्ध बताई जा रही है, उन्होंने कहा कि उस समय मीडिया को एंट्री नहीं मिल रही थी। उस समय उन्होंने कहा कि और जो राजनीतिक दल थे उनको एंट्री नहीं मिल रही थी, लेकिन मैं आम नागरिक थी और इसलिए मैं सोच रही थी मुझे एंट्री मिल जाएगी। सवाल ये कि आखिरकार उस वक्त जब सबको रोका जा रहा था, उन्होंने क्या कहकर वहां एंट्री की गांव के अंदर?
जी हाँ, बिल्कुल। जब सबको रोका जा रहा था उस वक्त मीडिया मशक्कत कर रहा था, तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता मशक्कत कर रहे थे, वो किसी भी तरीके से पीड़ित परिवार से मिलना चाहते थे। हम बातचीत करना चाह रहा था, मैं खुद मशक्कत कर रहा था, मैं खुद बातचीत करना चाह रहा था, पीड़ित परिवार से सच्चाई सामने लाना चाह रहा था दर्शकों के सामने। तो उस वक्त जब हम लोगों को जो है अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, कहा जा रहा था बार बार प्रशासन की तरफ से कि एसआईटी इस पूरे मामले में जांच कर रही है, तो वहीं ये जो जबलपुर की जो रहस्यमयी भाभी है वो कैसे अंदर पीड़ित परिवार के पास पहुंची, किस तरीके से पहुंची और कितने दिन रुकी, क्या बातचीत हुई, ये तमाम सवाल जो हैं ये उठ रहे हैं। और जाहिर तौर पे जब पुलिस और एसआईटी की टीम इस पूरे मामले में जब इन्वेस्टिगेट करेगी, फिलहाल जो है अभी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से नोटिस सर्व कर दिया गया। जो नोटिस हम 2014-15 का दिखा रहे हैं कि लगातार 8 महीने तक वो अपने सेवा में नहीं थी, उससे नाराजगी जाहिर करते हुए उसे नोटिस सर्व किया गया था। अब फिलहाल हम ये नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि न्यूज 18 इंडिया के पास नहीं है कि उसने जवाब क्या दिया, लेकिन जरूर उसका ट्रांसफर जरूर हो गया था। तो फिलहाल जो है लगातार सवालों के घेरे में है, लोकल प्रशासन सवालों के घेरे में, इसलिए सवालों के घेरे में है क्योंकि जब मीडिया की एंट्री बैन थी उस वक्त, जब राजनेता नहीं पहुंच पा रहे थे, तब ये महिला आखिरकार पीड़ित परिवार के पास कैसे पहुंची, 16 तारीख के दिन कैसे वहां पर वो पहुंची। क्योंकि ठीक है अमित, मैं रोक रही हूँ, अजीत का भी जल्दी से रुक कर लेती हूँ, क्योंकि अजीत ये भी जानकारी मिल रही थी कि इस महिला ने ये आरोप लगाया कि उनके फोन को टैप किया जा रहा था, बकायदा की उन्होंने जो साइबर सेल है वहां पर अपनी शिकायत भी दर्ज कराई है, यानी महिला अपना अलग पहलू दिखाने की कोशिश में है। देखिए बिल्कुल अर्पिता ये अलग अपना एंगल देने की कोशिश कर रही है और ये कह रहे हैं कि हमारा फोन टैपिंग हो रहा था, उस पर उज्बेकिस्तान का जो नंबर है वो शो कर रहा था, उनके परिचितों पर अलग अलग कंट्री उज्बेकिस्तान जैसे नाम आ रहे, तो हमने साइबर थाने में फोन टैप कराया। तो निश्चित तौर पर साइबर थाने में FIR कराया उन्होंने। कहीं ना कहीं इस पूरी जो घटना है इसके पीछे का कोई बड़ा कारण होगा, क्यों उन्होंने FIR कराया, क्यों बगैर बताए वो हाथरस पहुंच गई, डीन को उन्होंने छुट्टी नहीं ली, कहा कि अर्जेंट काम से जाना है। और 2014 और 15 की जो उनकी कहानी है वो कब सब कई सारे सवाल खड़े करते हैं कि वो इसके पहले भी ऐसा काम करती रही हैं। एक अपडेट और आपको बता दें कि हाथरस का जो पीड़ित परिवार है वो आज नहीं कल सुबह लखनऊ पहुंचेगा और सीधे हाई कोर्ट जाएगा। अर्पिता ठीक है, अजीत रहिए आप हमारे साथ, अमित भी हमारे साथ बने हुए हैं। हाथरस में जिस गांव में वारदात हुई वहां के लोगों ने दावा किया कि आरोपियों के परिवार और पीड़ित के परिवार में पुरानी रंजिश थी और इसके लिए पुलिस केस भी दर्ज हुआ था। संदिग्ध महिला की भूमिका पर लोगों का कहना है कि जांच में सब कुछ सामने आ जाएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूं पीड़ित परिवार के गांव के अंदर और मेरे साथ काफी गांव वाले यहां पर मौजूद हैं। यूपी पुलिस के जवान, महिला फोर्स भी यहां पर मौजूद है। लगातार जो है चप्पे चप्पे पर इस गांव के अंदर जो है यूपी पुलिस तैनात है। आज पीड़ित परिवार को यूपी पुलिस के आला अधिकारियों की निगरानी में लखनऊ ले जाया जाएगा, क्योंकि पिछली सुनवाई के दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पीड़ित परिवार के सभी सदस्यों को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था और 5 सदस्य जो कि पीड़ित परिवार में हैं वो सभी सदस्यों को लेकर यूपी पुलिस के आला अधिकारी DIG माथुर इस वक्त हाथरस में है और वही उन्हीं की निगरानी में इन सभी परिवार को लेकर लखनऊ जाएगी यूपी पुलिस। गांव के सदस्य हमारे साथ हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि रिश्ते कैसे थे जो ये आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, लव कुश जो अभी अलीगढ़ जेल में बंद है, संदीप और जो पीड़ित परिवार, उन लोगों का रिश्ता कैसा था? रिश्ता का उनको वो तो अपनो पारिवारिक रिश्ता कैसे थे सबके? तो ये ठाकुर है तो अलग अलग, जो तो परिवार अलग अलग हैं और ये जाते जो लव कुछ तो का है जाके वह घूरे के पीछे लड़ाई है वो करिए और कछु ना है। कि जिस तरीके से एक बात सामने आ रही है कि 16 से 22 तारीख तक एक महिला आके पीड़ित परिवार के घर पे रुकी, आपको जानकारी मिली इसकी? हाँ भैया, घूमट मार के बूंद बहुत हुई ने कना को तो बेजा बूंदती सबसे ज्यादा भौजाई बनती कि हम भौजाई इतनी तो हमें सलाह है कि भौजाई बनती। इस बीच गांव की महिलाएं जो उनके घर में जाती थी, कोई ना जाती। हाँ? कोई नहीं जाती है उन्हें घर, उनके घर कोई नहीं जाती है? नहीं। रिश्ते सबके साथ ठीक नहीं है, मतलब जो लोग अभी गिरफ्तार हुए इस पूरे मामले में जिस तरह ये गलत भय, गलत हुए, गलत भय सब बालक, और रिश्ते भी सही नहीं है। नहीं, गलत भय ये बालक बिल्कुल निर्दोष हैं। ये सब गलत बात है कि जी भयो को कुछ ना है, ये सब जिन्हीं को बनाया भाव ये सब यार। मुझे ये बताइए, ये जो बयान बदला गया, 14 तारीख को बयान हुआ मारपीट का, 16 को फिर बयान बदला गया पीड़ित परिवार की तरफ से, 19 तारीख को बयान बदला गया, फिर 22 तारीख को बयान बदला, फिर 22 तारीख को गैंगरेप का बात आया सामने। आखिर ऐसा क्यों लगता है, क्या चर्चा है? अब जी तो भैया जाने घर के जी कहा नाटक तो चो जा रो है
जाने कोई शिकायत हो उन्हें कि कोई जी कहा नाटक जान तो भैया कोई जाने वो भगवान जानते हो हमें ना चली किसी कहानी की। मतलब पारिवारिक रिश्ते सही नहीं थे उन लोगों का, बहुत पुराना लड़ाई चल रही थी। हाँ लड़ाई तो बला दिन आती। वो जमीन के सामने जो पहले तो यहाँ खेत पे भैया जहाँ खेत हो के पीछे यहाँ पानी पियावे आएगे पोखर पे पशुन ने तो यहाँ गुआने गाड़ी दें गुआने गुन्ने वाते मारपीट कर दी। और खेत में भी मारपीट हुआ है। हाँ यहाँ खेत पे भाई मारपीट को तो बहुत दिन पहले की बात है, अब की ना है 2-3-4 वर्ष से है चुकी हुआ बात है, 4-5 है गई हुई। खेत में भी मारपीट हुआ था 3-4 साल पहले। हाँ अरे 4 साल है कि ज्यादा है गई हुई मिंदा को तो केस भी खत्म है वो। अच्छा केस हुआ था इसके लिए? हाँ पुलिस में। हाँ पुलिस में केस भाई केस भी खत्म है वो। और हाथरस कांड में इस वक्त की एक और बड़ी खबर, हाथरस केस की जांच अपने हाथ में ले चुकी सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। खुद योगी सरकार ने इस केस की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी और यही नहीं, यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में ये अपील भी की थी कि सीबीआई की जांच कोर्ट की निगरानी में हो। जांच कर रही एसआईटी टीम को अब तक जो तथ्य मिले वो भी सीबीआई से साझा किए जाएंगे। हिंसा फैलाने की साजिश में पीएफआई का हाथ, भीम आर्मी का कनेक्शन, फंडिंग के साथ साथ नक्सल कनेक्शन को लेकर भी एसआईटी की तरफ से सीबीआई को तथ्य और सबूत सौंपे जाएंगे। थाने पर तैनात तत्कालीन पुलिस कर्मचारियों से भी सीबीआई पूछताछ करेगी और एसआईटी की पूरी जांच को भी सीबीआई अपने जांच में शामिल करेगी। सीबीआई 14 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक की घटना पर जांच शुरू करेगी और जल्द हाथरस पहुंचेगी। सीबीआई के रडार पर कई संदिग्ध होंगे। सीबीआई पीड़ित और आरोपी दोनों पक्षों से पूछताछ करेगी। हाथरस कांड की सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है और सीबीआई ने कल नोटिफिकेशन मिलने के बाद अपने हाथ में जांच ली, जिसके बाद सीबीआई ने मामले में एफआईआर दर्ज की, जिसमें हत्या की कोशिश के अलावा गैंगरेप की धाराओं में केस दर्ज किया गया। इसके साथ ही सीबीआई ने SC/ST एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया। हाथरस मामले में केस दर्ज करने के बाद सीबीआई 14 से 22 सितंबर तक के घटनाक्रम की जांच करेगी और यही नहीं, सीबीआई हाथरस कांड के दौरान तत्कालीन पुलिस अधिकारियों से भी सवाल जवाब करेगी। साथ ही हाथरस कांड के पीड़ित और आरोपियों के परिवार वालों से भी सीबीआई पूछताछ करेगी। सीबीआई जांच के साथ ही एसआईटी की जांच भी चलती रहेगी, जो राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। और हाथरस केस में सीबीआई ने कई धाराओं में केस दर्ज किया है। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में धारा 307 का केस दर्ज किया, यानी हत्या की कोशिश का आरोप। इसके अलावा सीबीआई ने 376D का भी केस दर्ज किया, यानी आरोपियों में गैंगरेप का केस भी दर्ज किया गया। साथ ही सीबीआई ने धारा 302 का केस भी दर्ज किया, जो हत्या के आरोप पर की जाती है। अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यानी तमाम धाराओं में देखिए अजीत, सीबीआई ने ये केस दर्ज कर लिया, यानी कमर कस ली है, अब जांच शुरू होगी। देखिए बिल्कुल सीबीआई के सामने कई सारी चुनौतियां होंगी अर्पिता, क्योंकि जो केस सीबीआई ने रजिस्टर्ड किया है आज कल केस को टेक ओवर करने के बाद वो केस है जो 14 तारीख को पीड़िता की भाई की तरफ से दर्ज कराया गया था, जिसमें पहले 307, फिर 354 और फिर उसके बाद 302 और 376D यानी गैंग रेप को अमेंडमेंट किया गया था। उस एफआईआर के तहत ये सारी धाराओं में सीबीआई जांच करेगी और सीबीआई सबसे पहले जो घटना स्थल है जहां घटना हुई थी वहां पहुंचेगी, दोनों पक्ष से पूछताछ करेगी। उस वक्त के जितने भी पुलिसकर्मी थाने पर तैनात थे उनसे पूछताछ की जाएगी, प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जाएगी और जो एफआईआर सरकार की तरफ से जो तथ्य दिए जाएंगे वो उस हिसाब से सीबीआई पूछताछ करेगी। इसके साथ ही एसआईटी ने जो अब तक जांच की है, जहां तक उनकी जांच पहुंची है, उनसे भी जो जांच के जो बारे में जो तथ्य हैं वो सीबीआई को शेयर किए जाएंगे। हालांकि एसआईटी की जांच अपनी अलग से चलती रहेगी, जो 16 अक्टूबर को यूपी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो कई सारी चुनौतियां और कई सारे सवाल अभी भी बाकी हैं जिनकी गुत्थी सीबीआई सुलझाएगी अर्पिता। बिल्कुल, यानी ये सारी गुत्थियां अब सीबीआई को जो है सुलझानी है और हमें चुनौतियां जिस तरीके से जिक्र अजीत भी कर रहे हैं बहुत ज्यादा होंगी, क्योंकि जैसे जैसे एसआईटी की जांच आगे बढ़ी हमने देखा कि नए नए एंगल, चाहे वो भीम आर्मी का नाम हो, फंडिंग की बात हो या नक्सल कनेक्शन अब जो सामने आ रहा है, कि तमाम कनेक्शन दिख रहे हैं और इसीलिए चुनौती बड़ी है सीबीआई की। जी हाँ, बिल्कुल यही वजह है कि 26 दिन पूरे हो चुके हैं इस पूरे मामले को, आज 27वां दिन है और अभी तक कातिल कौन है इसके बारे में अभी तक पता नहीं लगा पाई है। लगातार सवाल उठ रहा है। हालांकि 4 आरोपी जो हैं इस वक्त अभी अलीगढ़ जेल में बंद हैं, लेकिन उन 4 आरोपियों को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। अब जो गाँव वाले हैं, उन एक गाँव का एक गुट है वो लगातार सवाल उठा रहा है और जिस तरीके से यूपी सरकार ने सबसे पहले इस मामले में साजिश की बात कही, उसके बाद फंडिंग का मामला सामने आया, ईडी की एंट्री हुई,
भीम आर्मी का नाम आया, उसके बाद ये रहस्यमयी भाभी का नाम आया है और उसके बाद से चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही थी और साजिश इतनी ज्यादा था। सीबीआई अपनी जांच में कई सवालों को जांचेगी, जिसमें जो अहम सवाल है वो सवाल है पीड़ित का गैंगरेप हुआ या नहीं, पीड़ित से कितने लोगों ने दरिंदगी की, पीड़ित का गला किसने घोटा, पीड़ित के साथ उस वक्त कौन था, क्राइम सीन पर उस समय क्या हुआ था, पीड़ित के साथ पुलिस ने लापरवाही की, क्या पीड़ित के बयानों में अंतर है, क्या पीड़ित की मां के बयानों में अंतर है, आरोपियों के परिवार के दावे आखिरकार कितने सही हैं, पीड़ित के भाई के कॉल डिटेल्स का सच आखिरकार क्या है, ये तमाम सवाल जिनके जवाब अब ढूंढने होंगे। हाथरस में पीड़ित परिवार की सुरक्षा और निगरानी के बीच इस बीच पीड़ित परिवार के घर और गांव में जगह जगह पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। पुलिस के अधिकारी लगातार इन सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर बनाए हुए हैं और दरअसल प्राथमिकता यहां यही कि जल्द से जो लोग हैं परिवार के उन तक सुरक्षा पहुंचाई जाए और इसीलिए ये सीसीटीवी कैमरे वहां लगवाए गए थे। इस वक्त मैं मौजूद हूं उस कंट्रोल रूम में जो कि पीड़ित परिवार के घर पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने बनाया है और लगातार यहां पर जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जो सीनियर अधिकारी अभी मौजूद रहते हैं, एएसआई रैंक के अधिकारी रहते हैं यहां पर, वो लगातार निगरानी करते हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, यहां पर टोटल 8 कैमरे जो हैं इस पूरे गांव में, पीड़ित परिवार के गांव में और पीड़ित परिवार के घर के अंदर लगाया गया है। ये जो पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, ये जो पहली तस्वीर है ये पीड़ित परिवार के आंगन की तस्वीरें हैं। ये पीड़ित परिवार के घर की डिफरेंट लोकेशन से ये कैमरे से की ये तस्वीरें हैं। तो वहीं गांव में एंट्री जो हो रही है, कौन कौन से लोग गांव में एंट्री कर रहे हैं उसकी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये जो गैलरी है ये पीड़ित परिवार के घर के सामने की गैलरी है, रास्ता है, यहां पर भी नजर रखे हुए हैं कि कौन कौन आ रहा है। तो इसी कैमरे में आप यहां भी देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहां पर बैठे भी हैं। यहां पर जितनी भी तस्वीरें आपको सीसीटीवी कैमरे की दिख रही हैं उसमें मैक्सिमम तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान जो हैं वो आपको दिखेंगे। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच कल हाथरस केस पर सुनवाई करेगा। आज शाम को यूपी पुलिस के अधिकारियों की निगरानी में पीड़ित परिवार को लखनऊ ले जाया जा सकता है। डीआईजी शलभ माथुर की निगरानी में पीड़ित परिवार को लखनऊ ले जाया जाएगा। पिछली सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रशासन को आदेश दिया था कि पीड़ित परिवार के सभी सदस्यों को कोर्ट में पेश किया जाए और इसी वजह से पुलिस के आला अधिकारी पीड़ित परिवार को अपनी सुरक्षा में लखनऊ ले जाएंगे। वहीं हाथरस केस से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। हाथरस कांड में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एसआईटी ने हाथरस कांड की जांच तेज कर दी है। सिलसिले में एसआईटी आज गांव के 40 लोगों से पूछताछ करेगी। एसआईटी 40 लोगों से सवाल जवाब कर मामले का सच खंगालेगी। ये सभी लोग पीड़िता के गांव के ही हैं जिनसे एसआईटी पूछताछ करेगी। और यही नहीं, न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एसआईटी की टीम हाथरस में पीड़ित के गांव में घटना वाली जगह जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट भी करेगी। यानी उस दिन घटना के वक्त वहां घटना स्थल पर कौन कौन मौजूद था और किसने किसने क्या देखा, इसे पूरी तरह एक बार फिर दोहराकर एसआईटी देखेगी ताकि वो घटना वाले दिन के हालात को पूरी तरह से समझ सके। अजीत, ये रिक्रिएशन जिसको करने की बात सामने आ रही है कि एसआईटी जल्द ही इसको करेगी, कोई जानकारी मिल पाई है कब तक ये क्राइम सीन का रिक्रिएशन होगा? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, क्राइम सीन का रिक्रिएशन एसआईटी को करना है, लेकिन चूंकि लगातार पूछताछ हो रही है, पुलिस लाइन में उनका कैंप लगा हुआ है और जो भगवान स्वरूप हैं, जो आईपीएस अफसर हैं, सचिव गृह हैं, उनके नेतृत्व में एक जांच चल रही है। डीआईजी चंद्रप्रकाश एक बिंदु की जांच कर रहे हैं, आईपीएस पूनम, तीनों अफसर अलग अलग जांच कर रहे हैं। लिहाजा अभी उस जांच से चूंकि अभी उनको फुर्सत नहीं मिली है, पूछताछ का सिलसिला भी जारी है, बहुत सारे तथ्य भी एकत्रित किए जा रहे हैं, रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है, क्योंकि कल हाईकोर्ट में पीड़ित परिवार आएगा तो अब तक की जांच का जो सार है वो हाईकोर्ट में बताना होगा। विनोद शाही जो अधिवक्ता है सरकार के, उनको पक्ष रखना होगा। इस सरकार के बड़े अफसरान मौजूद होंगे, लिहाजा एसआईटी ने जांच का दायरा तो बढ़ा दिया। लेकिन अमित का जल्दी से रुक कर लेती हूँ। अमित, देखिए 40 लोगों को जो गांव के हैं उनसे पूछताछ होनी थी, शुरू हो चुकी है पूछताछ? जी बिल्कुल, जो एसआईटी की टीम है वो पुलिस लाइन में कैंप लगाकर लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है और लगातार पूछताछ कर रही है अर्पिता। और जो फैक्ट है इस पूरे मामले में, उस फैक्ट को जानने की कोशिश कर रही है अर्पिता। और आपको बताया कि बीती रात देर रात तक एसआईटी की टीम जो है वो लगातार जो अलग अलग सदस्य हैं वो सभी लोग जो हैं लगातार पूछताछ कर रहे थे और पूरे फैक्ट को जानने की कोशिश कर रहे हैं। रिक्रिएशन करना है एक बार फिर एसआईटी की टीम को क्राइम सीन का, तो फिलहाल ये कब करेगी इस बारे में अभी तक एसआईटी
एसआईटी की टीम ये नहीं बताई है, लेकिन फिलहाल जो है वो जो 40 लोगों को नोटिस सर्व किया गया, उन 40 लोगों से गहन पूछताछ की जा रही है। अब पूरे फैक्ट्स को खंगाला जा रहा है, जो खासतौर से जो अंतिम संस्कार वाले देर रात को जो लोग मौजूद थे, जो सबसे पहले क्राइम स्पॉट पे पहुंचे, जिन्होंने क्या देखा और कौन कौन शख्स वहां पर मौजूद थे, तो उन सभी लोगों को नोटिस दी जा चुकी है एसआईटी की तरफ से, और एसआईटी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। एसआईटी को जल्द से जल्द इस पूरे मामले के फैक्ट तक पहुंचना है, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले में साजिश की बात सामने आई है, लगातार ये मामला उलझता जा रहा है और लगातार गांव का एक गुट जो है वो लगातार सवाल उठा रहा है। इसके अलावा जो तनाव का माहौल अब जो जिस तरीके से बना दिया गया था, अभी वो फिलहाल थोड़ा कुछ नॉर्मल है, लेकिन अभी भी इस पूरे इलाके में अगर हम बात करें, केवल गांव ही नहीं, इस पूरे इलाके में अगर हम बात करें तो हर तरफ जो है पीएससी और यूपी पुलिस के जवान और साथ ही साथ एलआईयू के जो जवान हैं वो लगातार तैनात हैं, वो इनपुट इकट्ठा कर रहे हैं। और फिलहाल जो है पहले की स्थिति की तुलना में अगर देखा जाए तो अभी जो है स्थिति और यहाँ पर नॉर्मल हुई है, लेकिन जो एसआईटी की टीम है वो लगातार इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। देर रात तक वो पुलिस लाइन में कैंप लगाकर इन्वेस्टिगेशन करती रही, वो लगातार लोगों से पूछताछ करती रही और खासतौर से वो लोग जो देर बिल्कुल, यानी अमित जो जानकारी अब दे रहे हैं कि फिलहाल गांव के जो 40 लोग हैं उनसे अलग अलग 4-4 के ग्रुप में उनको बुलाया जा रहा है, उनसे पूछताछ हो रही है और पहलुओं को खंगालने की कोशिश यहां पर एसआईटी की तरफ से हो रही। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। पल पल की खबर न्यूज़ 18 इंडिया पर आप लगातार देखते रहेंगे। न्यूज़ 18 इंडिया एनबीए का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।